आज सौभाग्य से हमें संस्कृत महाविद्यालय के प्राध्यापक विनायक पांडे जी से मुलाकात हुई। ये ज्योतिष सम्मेलन का यहाँ पर आज आयोजन है और हम गुरुजी से उनके अनुभव और ज्योतिष के बारे में विचार जानने के लिए आए हैं। गुरुजी, आज तक का आपका ज्योतिष का अनुभव और आप कुछ अपना हमें ज्ञान दे सकें तो। ज्योतिष प्रत्यक्ष विद्या है और ऋषियों ने वर्षों का अनुसंधान करके जन कल्याण के लिए जो कुछ भी हमें समर्पित किया है उनमें से श्रेष्ठतम फल है। और यह ऐसी विद्या है जिसे प्रत्यक्ष विद्या के नाम से जाना जाता है। हमारा दैनिक जीवन क्रम, हमारी भविष्य की योजनाएं, भूतकाल में जो कुछ व्यतीत हुआ है वो सब कुछ, और वर्तमान में हम किस दिशा को लेकर आगे बढ़ें, आदि आदि अनेक विषय इस ज्योतिष के अंदर समाहित हैं। इसी तरह से ज्योतिष का एक अभिन्न अंग वास्तुशास्त्र है। हमारे शरीर से लेकर हमारे जीवन को हम कैसे खुशहाल बना सकते हैं, किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस वातावरण में रहना चाहिए, हमारे निवास के लिए, हमारे कार्यक्षेत्र के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे देश के लिए वास्तु की क्या संकल्पना ऋषियों ने की है। यदि हम उन सारे नियमों का पालन करते हुए इन शास्त्रों के बताए हुए मार्ग का अनुगमन करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, जहां पर हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठतम पहुंचेगी। विगत दिनों कई लोगों ने ये भ्रम फैलाया भारत देश के विषय में कि इस देश के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में महासागर है, तो यह वास्तु की दृष्टि से यह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। मैं ऐसे ज्ञान के जो तथाकथित मर्मज्ञ विद्वान हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यही वो देश है जो पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से प्रतिष्ठित रहा है और आज भी है। ज्ञान की प्रतिभा से इसने पूरे विश्व का जागरण किया। दुनिया के तमाम देश जिस समय घुटने चलना भी नहीं सीखे थे उस समय भारत अपनी सभ्यता के चरमोत्कर्ष पर था। इसी तरह से भारत सोने की चिड़िया कहलाता रहा। अनेक आक्रांता इसी भावना से यहाँ पर आए कि इस देश को कैसे लूटा जाए। तो ये जो मिथक और इस प्रकार की जो दुर्भावनाएं हमारे देश के विषय में तथाकथित विद्वानों के द्वारा फैलाई जाती हैं उन्हें अध्ययन करना चाहिए, गंभीरता से देखना चाहिए। और जो आज का वास्तुशास्त्र है इसमें से अधिकांश घालमेल हो गया है। हमारा जो भारतीय वास्तुशास्त्र है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा से सन्निहित जो वास्तुशास्त्र है उसमें और विदेशों से आयातित जो वास्तुशास्त्र है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, हमारे नगर संयोजन को हम व्यवस्थित करें और इस दृष्टि से अब काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आगे भविष्य में बड़े सुखद परिणाम दिखाई देते हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टि से सारे विद्वान चिंतन कर रहे हैं और एक अच्छी दिशा में हमारा देश जा रहा है और आगे भी हम सभ्यता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचेंगे। विकसित राष्ट्र का हमने संकल्प जो सार्थक करना है, हमें जो संकल्प लिया है वो सार्थक होगा। गुरुजी, आज हमें संस्कृत महाविद्यालय की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप ज्योतिष गुरु मिली हैं और हम इनके विचार और कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैम, आपका परिचय और आपके। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका चौबे। मैं उज्जैन से आई हूँ। उज्जैनी नगरी कालगणना का केंद्र, मैं वहाँ से आई हूँ। महाकाल की नगरी से। महाकाल की नगरी से। तो आप किस विधि से अपने क्लाइंट्स का मार्गदर्शन करते हैं? मेरा मानना ऐसा है कि जो प्रकृति ने हमको दिया है, अनंत संभावना दी है, पॉजिटिविटी दी, सकारात्मकता दी है, अध्यात्म दिया है, तो हमें पहले जिस भी ग्रह की हमें रेमेडी चाहिए उसके लिए हमें उसका दान, उसमें अध्यात्म से जुड़कर और उस विषय को हमें लेना पड़ता है जी। तो मैडम, हमने ये सुना है कि लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाओं को ज्योतिष नहीं करना चाहिए या भागवत नहीं पढ़नी चाहिए, तो ऐसा लोग ऐसा क्यों कहते हैं और इसका आपका विरोध? मेरा ऐसा मानना है कि ज्योतिष की स्थापना कब से हुई आपको पता? नहीं, मुझे नहीं पता। ऋषि परंपरा, ऋषि युग से जुड़ते और समय ऋषि के समय ऋषि की जो पत्नी थी वो भी गुरु कहलाती थी, तो ये गुरु माता कहलाती थी। तो गुरु और गुरु माता दोनों मिलकर ये कार्य को आगे बढ़ाते। उन्हीं ने हमको देन दी है ज्योतिष की। ज्योति धन ईश। आपने देखा शिव शक्ति के बिना कैसे? ईश्वर की ज्योति। शिव शक्ति के बिना शव है, ठीक है ना। तो जब शक्ति का प्रांगण से पूरी धरती की उत्पत्ति हुई है, जननी है वो, तो उसमें मेल और फीमेल या शिव पूर्ण शक्ति तो कुछ आते ही नहीं, इसमें आध्यात्मिक शक्ति आती है। ये आपका ईश्वर का दिया हुआ ऐसा गुण है, ऐसी पावर है जिसको आपको बढ़ाना है। वो किसी शरीर से नहीं बढ़ता है, उसका कनेक्शन प्रारब्ध से है।
वो शरीर आपको पहले पुरुष का मिला हो या महिला का मिला हो, इसका रूप लेकिन प्रारब्ध से है। और वो शरीर से मैटर नहीं करता है, वो मैटर करता है आपके ज्ञान की पराकाष्ठा से, आपके आध्यात्मिक लेवल से, आपके अच्छे कर्मों से। कहा जाता है प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना अच्छा जीवन होगा। हमारे पिछले कर्म के कुछ कर्म थे थोड़े बहुत अच्छे, तो हमें इस क्षेत्र में भगवान ने लगाया, अब हमें यहाँ बेस्ट देना है। स्त्री पुरुष तो बाहर का आवरण है। अच्छा मैडम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये धृष्टता कर रहा हूँ सवाल करने की कि वास्तव में अभी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि बनी हुई और आने वाले लोकसभा चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी रिपीट करेंगे या कोई अन्य? बिल्कुल बिल्कुल कर। हाँ, आप प्रश्न रिपीट करिए। मैं मैडम से ये पूछना चाहूंगा कि मैडम ये बताएं कि जिस तरीके से सनातन धर्म का प्रचार हुआ है अभी मोदी जी की सरकार में, तो क्या इस बार दोबारा वो सरकार रिपीट होगी? क्या मोदी जी दोबारा आएंगे? बिल्कुल संभावना है। देखिए ज्योतिष एक संभावना है ना, और ये जीवित लोगों के लिए होता है, मोदी जी के लिए भी है। मोदी जी एक पदार्पण है, मुझे ऐसा लगता है इस युग के लिए, और ये ईश्वरीय देन है ना। कोई भी अच्छे कर्म करता है हमेशा। आपने बताया राजा किसने बनाया? विक्रमादित्य को राजा किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। उनको करने के लिए किसी ने पहुंचाया था ना, उनको जोड़ने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी पुनः आना भी चाहिए, है ना। सबसे पहले हमारा देश अगर धर्म से जुड़ा रहेगा तो ही हम सफल हो पाएंगे। हमारी पूरे विश्व में क्यों ख्याति है? हम प्रारंभ से लेकर स्वर्ण युग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? हमारी आध्यात्मिक शक्ति के कारण, हमारे धर्म के कारण। जो देश धर्म का अनुसरण करेगा उस देश में कभी भी अनैतिकता नहीं आएगी, वो कभी भी प्रगति नहीं रुकेगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि मोदी जी को आना ही चाहिए। को आना चाहिए क्योंकि मोदी जी धर्म के क्षेत्र में काफी। ये आपकी भविष्यवाणी आने वाले समय के लिए। तो देखिए आप लोगों ने कितनी, महिला शक्ति ने कितनी सुंदर बात कही है कि पूरी उम्मीद है कि इस बार मोदी जी लोकसभा चुनाव में पुनः प्रधानमंत्री बन के आएंगे। और जिस तरीके से आप लोग सनातन धर्म का प्रचार करते आ रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ाने वाली ऐसी महिला शक्ति जो कि आगे भी इसी तरीके से बढ़ाती रहेगी। आप लोगों को हमारी ओर से साधुवाद, हमारे चैनल की ओर से साधुवाद। आज हम ज्योतिष महाविद्यालय रामबाग में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में आए हुए थे। यहाँ पे हमें विद्वान गुरुजियों से मुलाकात हुई, और अब इस गोष्ठी का क्या उद्देश्य था गुरुजी आप बताएं। शास्त्र रक्षा राष्ट्र रक्षा, इस भाव को लेकर हमने इस कार्यक्रम को किया है। और जो झोला छाप डॉक्टर उपज करके आ गए हैं खरपतवार की तरह पूरे देश में, ज्योतिष को जो बदनाम कर रहे हैं, ज्योतिष को टोने टोटके के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं, उनको खुला चैलेंज मिले। और वास्तव में शास्त्र क्या है, शास्त्र कैसे सुरक्षित रहे, शास्त्र का ज्ञान क्या है, वेद और वेदांग परंपरा, स्मृति ग्रंथों की परंपरा को हम विधिवत जाने और जनता का समाधान हो, ना कि जनता डरे। ज्योतिष कोई धपोसला नहीं है, ज्योतिष एक विशिष्ट ज्ञान है, विज्ञान है, और वैज्ञानिकता को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत कर सके, इसी भावना को लेकर पूरे देश भर के विद्वान शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर विभिन्न विषयों को लेकर के दिन भर शोध पत्र पढ़े गए, और लगभग 350 लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और दिन भर चलने वाला ये आयोजन अद्भुत आयोजन होगा, और मूल उद्देश्य शास्त्र रक्षा राष्ट्र रक्षा को लेकर। आचार्य गोपाल बैरागी, संस्कृत महाविद्यालय, इंदौर। तो ये आप बैरागी जी का जो प्रयास था यहाँ पर, ये बहुत सही शब्द कहा आपने कि झोला छाप डॉक्टर। तो झोला छाप डॉक्टर मतलब ऐसे ज्योतिष जो टोना टोटका और इसके लोगों को गुमराह करते हैं और उनको लूट रहे हैं। तो आप जो हैं ये एक शोध संगोष्ठी यहाँ पे रखी है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इंदौर की सुप्रसिद्ध ज्योतिष कामना लाड जी से आज हमारी मुलाकात हुई राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में। तो अब हम मैडम से कुछ सवाल ये पूछेंगे। मैडम आपसे हम कोई राजनीतिक या विवादास्पद सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि जो आने वाले ग्रह या गोचर के हिसाब से अगर कुछ हो रहा है, तो क्या भारत के भविष्य के बारे में कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है? जी, ज्योतिष विद्या नवग्रह और 27 नक्षत्रों पर आधारित है। और जब भी हम देश और काल गणना करते हैं, परिस्थितियों का विवेचन करते हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति, भौगोलिक स्थितियाँ, विपदाएं, आपदाएं जो प्राकृतिक आती हैं, उनकी संभवतः भविष्यवाणी आप हमारे पंचांग और कैलेंडर में भी देखते होंगे। उतनी विवेचना हम अवश्य करते हैं। और जैसा आपका प्रश्न है कि जो अभी ग्रह गोचर चल रहे हैं, उनका हमारे देश और पूरे विश्व पर क्या प्रभाव होगा, इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दे सकती हूँ। शनि जब स्वराशिस्थ होते हैं, उनकी 2 राशियाँ, मकर और कुंभ राशि, जब वो स्वराशिस्थ होते हैं तो काल
काल पुरुष की कुंडली में जो हमारे शनि की 2 राशियों का स्थान है वो 10वां और 11वां हो गया। 10वां स्थान जो है कार्य क्षेत्र का है, एकादश स्थान आपकी भावना और इच्छाओं का, काल पुरुष की इच्छा पर है कि वो शनि वहाँ पर क्या फल देंगे। तो हम जब 10वें स्थान पर शनि का भ्रमण देखते हैं, ऐसा एक समय हर 30 वर्ष में आएगा जब वो मकर और कुंभ राशियों में आएंगे। तो आज से 30 वर्ष जो पहले हमारे राजनीतिक परिवर्तन हुए उनको पूरा उलट दिया है। पिछले 2020-19 की आपने देखी होंगी घटनाएं, जब 20 में मकर राशि में शनि का प्रवेश होता है और मकर राशि जल राशि है, तो आपने देखा होगा कि हमारे छींकने से भी रोग बढ़ रहा था। तो शनि अपनी राशि में थे, शनि इसके कारक नहीं है, परंतु सभी ग्रहों का एक सम्मिलित प्रभाव है ये, जिसमें राहु की भी उपस्थिति, शनि अपनी राशि कुंभ राशि में भी विद्यमान है। तो ये अगले 1-1.25 साल में ऐसी व्यवस्थाएं पूरे विश्व में करेंगे। आप देखेंगे पूरे विश्व में सभी देशों में दक्षिण पंथ बढ़ रहा है, लोग राष्ट्रवादी ज्यादा हो रहे हैं, वाम पंथ पे थोड़ा प्रभाव आया है, वामपंथी भी अब थोड़े दक्षिण के सुर में लाने लगे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रहों की स्थिति से जो आज जो नई चीजें बनेंगी, जो नई अवधारणाएं बनेंगी, जो नया न्याय प्रणाली बनेगी, ये आगामी 27-28 वर्षों तक इनको कोई बदल नहीं पाएगा। तो जिस तरीके से अभी हमारे भारत में सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है और कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए लाभ का विषय है, और आप लोग भी एक तरह से सनातन के प्रचारक हैं और बच्चों को आप जिस तरीके से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सनातन इसी तरह से बना रहेगा आगे भी और कई सालों तक ऐसी ही हमारी सनातन की पृष्ठभूमि बनी रहेगी? देखिए, सनातन शब्द में ही उसका निहितार्थ छुपा है जिसका कभी भी पतन नहीं हो सकता। जो सत्य सनातन है, जो सदैव रहेगा। तो इसको मेरे जैसे 1-2 लोग उसमें सिर्फ वो गिलहरी जैसे राम जी के सेतु बनाते समय वो गिलहरी अपना योगदान दे रही हैं, इससे हम भी अपना योगदान दे रहे हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये संस्कृति सनातन न किसी की कभी मतलब किसी पर आश्रित थी कि कोई उसको चलाए, कोई उसको बढ़ाए। हमारा सिर्फ कार्य है कि हमारे दैनिक जीवन में अगर हम इन सबको प्रयोग में लाते हैं, ज्योतिष का सहायता लेते हैं, अपने धर्म और संस्कारों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आधि दैहिक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर स्वस्थ, सुंदर और समावेशी होता है। क्योंकि हमारी संस्कृति समावेशी संस्कृति है और समावेशी संस्कृति में कभी भी ये नहीं होता कि कोई पाश्चात्य है या कोई किसी और देश से आया है। हमारे पुरखों ने इन सभी को अपने में समा लिया था, इसीलिए आज हम इतने पुष्पित पल्लवित हैं कि हमें सभी अब ग्रीक, मेसोपोटामियन और चाइना की पद्धतियों का भी हम अपने भारत में समावेश करते हैं, परंतु सत्य सनातन इन सब पर सदा ही भारी था और रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो ये कामना लाट जी का बड़प्पन है कि ये अपने राम सेतु के निर्माण पे एक अपने आप को नन्ही सी गिलहरी बता रही हैं, जबकि ये सनातन धर्म में और ज्योतिष के प्रचार प्रसार में एक बहुत बड़ा स्तंभ है और इंदौर शहर में काफी प्रचारित और प्रसारित कर रही हैं सनातन को। आज संस्कृत महाविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित हुए उज्जैन से हमारे गुरुजी। गुरुजी, आप अपना परिचय दीजिए और किस विधि से आप अपने क्लाइंट्स को मार्गदर्शन देते हैं? नमस्कार, मैं आचार्य राहुल भारद्वाज उज्जैन से पधारा हुआ हूँ। मूलतः मैंने ज्योतिष में एमए और ज्योतिष में वास्तुशास्त्र 5 विषय में पत्रोपाधि किया। आज का मेरा विषय भी वास्तु से किस प्रकार संतान उत्पत्ति की जा सकती है या संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस विषय पर मेरा उद्बोधन रहा। देखिए, ज्योतिष और वास्तु का एक अभिन्न रूप से एक दूसरे से तालमेल है। जिस प्रकार से ज्योतिष के अंदर पंचम भाव आपके संतान उत्पत्ति के लिए कारक है, उसी प्रकार से वास्तु के अंदर आपके नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, आपकी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट वे दिशाएं हैं जो आपके संतान उत्पत्ति के लिए कारक है। साउथ वेस्ट वो दिशा है जो कि माताओं के अंदर गर्भपात भी करवा देती है। अतः आजकल जो मिसकैरेज के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, इस पर भी मेरा बड़ा शोध रहा कि जो माताएं साउथ वेस्ट में सो रही हैं या पर वहाँ पर वो कंसीव करने का प्रयास कर रही हैं, पहली बात तो वहाँ कंसीव ही नहीं होता उनको, या अगर कंसीव भी हो गया तो वो मिसकैरेज हो जाता है। इसी के साथ साथ आजकल एक दूसरे के प्रति आकर्षण ना होने के कारण भी संतान उत्पत्ति में बड़ी समस्या हो रही है। तो वहाँ पर हमारे पास एक दिशा होती है, वायव्य और उत्तर के मध्य एक दिशा होती है जो कि आकर्षण के लिए
एक जवाबदार दिशा है। जब कभी अगर आकर्षण के कारण संतान उत्पत्ति नहीं होती तो ऐसे न्यूली मैरिड कपल को नॉर्थ और वेस्ट में सुलाइए। अभी इंडोनेशिया में गया था, वहाँ पर लगभग हमने 20 कॉटेज 5 लाख स्क्वायर फीट का मैंने वास्तु किया है और उसमें हमने 20 कॉटेज इसलिए बनाए हैं जिसमें केवल कंसीव करने के लिए माता पिता पूरे दुनिया से वहाँ पर आएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर 1 महीना उस कॉटेज के अंदर अगर कोई रहे और वहाँ पर यदि प्रयास करेगा, अगर वो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है तो निश्चित रूप से उस माता को कंसीव होगा ही होगा। इसी के साथ साथ आप इसको गीता जी से भी जोड़ करके देख सकते हैं। गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक है, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा भरोद्ध वीतेषु कर्मो इसमें भर्दशवः। अर्थात कि जो कार्य जो काम निष्काम भाव से केवल एक संतान उत्पत्ति के लिए इस प्रकृति को नवीन सूर्य प्रदान करने के लिए जो काम किया जाता है उसके अंदर स्वयं ईश्वर का वास होता है। यह स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो हे सभी गणमान्य नागरिकों से मेरा निवेदन है कि आप अच्छे संतान उत्पत्ति के लिए ज्योतिष और वास्तु का प्रयोग अवश्य करें। निश्चित रूप से आपको उचित संतान प्राप्त होगी जो कि ना सिर्फ आपका अपितु तो आपके पूरे कुल का पूरे राष्ट्र का मान ऊंचा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उज्जैन से आए हुए गुरुजी हैं और आप हमें ये संस्कृत महाविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी में इनसे मुलाकात हुई और गुरुजी का हम परिचय जानना चाहेंगे और गुरुजी किस विधान से करते हैं और क्या गुरुजी के कोई विशेष इष्ट देव हैं क्या? अपने लोगों की सेवाएं आप कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले नमस्कार सभी जने को। विक्रांत भैरव मंदिर जो उज्जैन के अंदर विराजमान है, वहाँ पर मेरी साधना कार्य चलता रहता है और वहीं पर कई बाहर से भक्तजन आते हैं और बाबा के एक फूल से व्यक्तियों का सब काम सफल हो जाता है। और जैसे कहीं आजकल जो चल रहा है कि तंत्र में जो भ्रांतियाँ अलग अलग प्रकार की फैली हुई है कि तांत्रिकों से आजकल व्यक्ति डरता है और जो समस्या चल रही है उससे डरना तांत्रिकों ने जो ज्योतिषों ने जो डरा के रखा है कि आपको ये समस्या, आपको वो समस्या, आपको फलाना समस्या है। तो मेरा मानना ये है कि बाबा विक्रांत भैरव के अगर हम एक फूल से जो काम हो सकता है वो कहीं जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उससे। और कई लोगों का खुद कार्य हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ है, सभी जन के बहुत काम हुए हैं। और मेरा यही मानना है कि आपको इष्ट को आप पकड़ के रखें तो आपकी जितनी भी समस्या है उसको आपको इष्ट ही आपको उसका निवारण करके देगा। तो गुरुजी आपने शिक्षा इस विषय पे कहाँ से ग्रहण करी है और आगे हमने सुना कि आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी आपके ब्लड में डीएनए में है, तो आप कैसे इसमें आ गए, ये आप कैसे सनातन की तरफ आकर्षित हो गए? थोड़ा सा कुछ 2 शब्दों में बताएं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो पीढ़ी चलती आ रही है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम कर्मकांड, ज्योतिष एवं तंत्र से जुड़े हुए हैं और मैं जो हूँ 5वीं पीढ़ी पे हूँ। तो जो मेरे दादाजी के जो दादाजी थे वो एक तांत्रिक थे, एक जादूगर थे, तो उन्हीं से मुझे दीक्षा मिली है, उन्हीं से शिक्षा मिली है, उन्हीं को देखते हुए मैं इन चीज़ों में आया हूँ। तो गुरुजी ऐसा कोई जादू करिए कि इस बार वापस वो सरकार आए जो भारत की जनता चाहती है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सभी को मालूम है मोदी जी की सरकार पुनः आने वाली है। वो इसलिए आने वाली है क्योंकि आजकल जो चल रहा है, जो समाज में जो समस्या चल रही है, जो हिंदुत्व है, धर्म को आगे बढ़ा रहा है। जैसे अभी 22 तारीख को भगवान श्री राम का उद्घाटन समारोह है एवं जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, वो जो इतने सालों में 500 वर्ष पुरानी चीज़ अब जाकर के वो चीज़ सामने आई है। तो सभी को होना चाहिए कि मोदी जी पुनः वापस आना चाहिए और वो आएंगे। तो कितनी सुंदर बात करी है हमारे विक्रांत भैरव जी के उज्जैन के पंडित जी ने। आपने ये घोषणा कर दी कि सनातन धर्म को प्रचारित करने के लिए भविष्य में मोदी सरकार आएगी। अब की बार फिर से मोदी सरकार। जय महाकाल।